ईटी नाउ स्वदेश पर यूएई बेस्ड हेज फंड के प्रेसिडेंट मयंक बंसल एक्सक्लूसिवली ईटी नाउ स्वदेश में जुड़े हैं। गुड आफ्टरनून मयंक। बहुत इंपॉर्टेंट जो एक खोज आपने निकाली और बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट बाजार में आया, ज़रा हमें शॉर्ट करके एक बार बताएंगे कि किस तरह जो आपने यहाँ पे गड़बड़ी देखी जेन स्ट्रीट की, और ओवरऑल जो है, ऑफ कोर्स आप जेन स्ट्रीट के अंदर नहीं थे, आप बाहर थे, लेकिन आपने किस तरह ये एनालाइज किया, क्या क्या माजरा था, जरा बताएं खुल के, और सेबी को आपने क्या प्रेजेंटेशन किया? तो देखिए, जो मार्केट में गड़बड़ चल रही थी वो तो निरंतर जुलाई 2023 से ही काफी दिख रही थी कि चल रही है। तब से शुरू हो गई थी जुलाई 2023 से। जनवरी 2024 के आते आते बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि गड़बड़ चल रही है मार्केट में। गड़बड़ ये है कि इंडिया का जो डेरिवेटिव्स मार्केट है वो बहुत लिक्विड है, वो बहुत डीप है, उसमें बहुत आप पोजीशंस ले सकते हैं। उसी के खिलाफ जो इंडिया का कैश मार्केट है वो आसानी से हिलाया जा सकता है, क्योंकि उसमें इतनी डेप्थ नहीं है, उसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो जो भी मैनिपुलेटिंग एंटिटी थी जो अब सेबी को लगाए कि जेन स्ट्रीट है, उसका वो ये करती थी कि वो डेरिवेटिव्स में बड़ी पोजीशन ले लेती थी और उसको प्रॉफिटेबली एक्सपायर कराने के लिए एक्सपायरी डेज पे कैश को हिला देती थी, ताकि जो भी उसने डेरिवेटिव्स में पोजीशन ली है वो सब बहुत प्रॉफिटेबली एक्सपायर हो जाए। तो ये उसका मॉडस ऑपरेंडी होता था। तो ये जान 2024 में तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो गया था कि हो रहा है। शुरुआत इस जुलाई 2023 से हुई थी। मैं लगभग इंतजार कर रहा था कि ये ठीक होगा, रेगुलेटर आके देखेगा, एक्सचेंजेस जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इन चीजों के लिए, वो आके करेक्ट करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। चीजें उल्टी डायरेक्शन में जा रही थी, जहां पे जो एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन है वो बढ़ता ही जा रहा था लगातार। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ही कदम उठाने पड़ेंगे, और फिर मैंने सेबी को 17 दिसंबर को मेल किया। और उसके बाद मुझे बुलाया गया 6 जनवरी 2025 को प्रेजेंट करने के लिए उनके हेडक्वार्टर्स में, जहां पे सब लोगों की मौजूद थे। अनंत नारायण जी, सर्वेलेंस टीम, मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट, इन सब के कई लोग मौजूद थे उस प्रेजेंटेशन में। और अगर आप सेबी का इंटरिम ऑर्डर भी देखेंगे तो दिसंबर के करीब से ही उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अपने हाथों में लिया। और उससे पहले उन्होंने एनएससी को बोला था कि आप जांच करिए, और वो पता चला था कि एनएससी को कुछ मिला नहीं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मतलब इसका क्या मतलब, इससे उसकी पूरी जो सैंक्टिटी ऑफ सर्विलेंस है उस पर क्वेश्चंस उठते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला था। जी बिल्कुल मयंक, एक और सवाल रहेगा कि ये मोडस ऑपरेंडी तो आपने समझा दिया, लेकिन ये सिर्फ एक ही एंटिटी है जो कर रहे हैं कि और भी मल्टीपल फॉरेन एंटिटीज हैं जो, ये आप कह सकते हैं एक टेक्निकल पुश हो या इनका एक कैपिटल ज़्यादा है? ये क्या ये रेगुलर हो रहा है कि ये एक वन ऑफ था जो हमें देखने मिला? क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी खास करके एक्सपायरी के दिन हमें बहुत देखने मिलती है। ऑफकोर्स कल के ट्रेडिंग सेशन में भी एक मूव आया था। तो ये सवाल जानना है कि ये क्या रेगुलर ऑकरेंस हो रहा है कि ये वन ऑफ था? नहीं, एक्चुअली कल का जो मूव था वो बिल्कुल भी मैनिपुलेटेड नहीं था। तो वॉलेटिलिटी का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। वॉलेटिलिटी का मतलब बिल्कुल भी आपकी जो आपके दर्शक हैं वो ये ना समझे कि वॉलेटिलिटी का मतलब मैनिपुलेशन है। जो मैनिपुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक पैरामीटर होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। आपको ये देखना होता है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बिल्कुल ऊपर नीचे तो नहीं हो गई, और उसको जस्टिफाई करने के लिए फिर कैश में तो कुछ नहीं हो रहा। वो तरीका होता है मैनिपुलेशन आइडेंटिफाई करने का। तो कल नहीं था। इनफैक्ट जब से 15 मई से ही, जो 15 मई 2025 से मैनिपुलेशन बंद हो गया है। तो मैनिपुलेशन 15 मई 2025 से आई थिंक उसी टाइम के करीब प्रोबेबली सेबी की, ऑब्वियसली ऑर्डर तो उसके थोड़े और दिनों बाद निकला है, मगर आई थिंक सेबी की इंटरनली इन्वेस्टिगेशन उस टाइम के करीब कंक्लूड हो चुकी होगी। उन्होंने हो सकता है जेन स्ट्रीट को इंटरनली नॉन पब्लिक इन द सेंस वो ईमेल एक्सचेंजेस हो सकता है पब्लिक ना हो, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया हो कि आप थोड़ा आप अभी ट्रेडिंग मत करिए, वो सब हो सकता है। बट जब से सेबी की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तब से मैनिपुलेशन मोर और लेस, मतलब 15 मई से मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है मार्केट में। तो कोई भी दर्शक ये ना सोचे कि वॉलेटिलिटी का मतलब मैनिपुलेशन है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी समझाना चाहूंगा कि जो मैनिपुलेशन होते हैं उसके दो तरीके होते हैं। एक तो वॉलेटाइल मैनिपुलेशन है, जिसको मतलब वॉलेटाइल मैनिपुलेशन में आईवीज ऊपर आती है पहले, जो ऑप्शन है वो महंगे होते जाते हैं, और फिर अगर मूव आए
तब वो मैनिपुलेशन कहलाया जाएगा, तब वो मैनिपुलेशन है। मूव अकेले का आना तो आता रहता है मूव, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरा तरीका होता है मैनिपुलेशन का जिसमें वो मार्केट को बिल्कुल शांत कर देता है, वो भी इक्वली मैनिपुलेटेड है। अगर आप अप्रैल की सारी एक्सपायरीज उठा के देखेंगे तो बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। जब यूएस चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था तो पूरे मार्केट्स बड़े ही बिल्कुल संतुलन में नहीं थे और बहुत ऊपर नीचे हिल रहे थे। मगर अप्रैल के एक्सपायरीज में निफ्टी की एक्सपायरीज, केवल एक्सपायरी डेज, वो बिल्कुल शांत होते थे थ्रू आउट अप्रैल। ये ऑब्जर्व किया गया, जबकि वो सबसे सबसे ऊपर मतलब सबसे वॉलेटाइल पीरियड था ग्लोबल मार्केट्स के लिए। तो क्वाइट एक्सपायरीज भी कराता है जो मैनिपुलेटर है। रिगार्डिंग द, जहां तक आपके दूसरे सवाल की बात है कि मल्टीपल एंटिटीज तो नहीं है, वो हम श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते कि एक एंटिटी है कि मल्टीपल एंटिटीज है। अभी हाल ही में 15 मई को, जैसे मैंने बताया, मैनिपुलेशन बंद हो चुका था, बट हाल ही में अगर मैं एक हफ्ते पहले देखूं तो 3 एक्सपायरी लगातार ऐसी आई थी जिसमें फिर से किसी ने जरूरत की थी मैनिपुलेशन की। वो जो पैटर्न्स भी थे वो थोड़े अलग थे पिछले पैटर्न से जो पहले उड़े थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई नई एंटिटी आई है जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तो बहुत आवश्यक है कि इसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि कोई भी नई एंटिटी ये करने की जरूरत ना करे। HFTs, एल्गोज, इनको लेके जो है ऑफकोर्स सवाल उठता है, लेकिन जो एक नॉर्मल इंडियन रिटेल ट्रेडर है उनको क्या जो है, आप जाते जाते ज़रा आप ज़रूर बताएं कि एक इंडियन नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है, जैसे कि मैं अगर हूँ, अगर हमने नए कॉलेज से शुरुआती की है और अब जो है वायदे बाज़ार में आना चाहते हैं, हाउ विल आई पिच माई सेल्फ अगेंस्ट द बिगर प्लेयर्स? बड़े प्लेयर्स के अगेंस्ट हम कैसे जाने वाले हैं और कुछ बचेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए? सेबी की रिपोर्ट भी आई, वहाँ पे ऑलमोस्ट 91 आउट ऑफ 100 लोग की लॉसेज आ रही है, FNO लॉसेज 1 लाख करोड़ के ऊपर एक साल में। ज़रा बताएंगे इस पर क्या व्यू रहेगी? एज अ नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए आप क्या एडवाइस करोगे? रिटेल ट्रेडर को मैं बहुत एम्फैटिकली ये बोलना चाहूंगा कि आपका बेस्ट, मतलब मोस्ट लाइकली जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो आपका बेस्ट केस 0 है तो आप ट्रेडिंग ना करें। तो ये उनका बेस्ट केस है, तो उनको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा जो नॉलेज कर्व है उसमें वो मतलब जो ज्ञान की मतलब जो ज्ञान का एक्सटेंट है, नॉलेज कर्व जो है उसमें वो हमेशा पीछे रहेंगे एक्सपीरियंस मार्केट पार्टिसिपेंट से या HFT से या आर्गो फॉर्म से। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि मतलब आप अगेंस्ट द मतलब अगेंस्ट द हाउस जा रहे हो, जैसे कसिनो में अगेंस्ट द हाउस, आप हाउस के अगेंस्ट जीत ही नहीं सकते। तो आपको जीत सकते हो मतलब बहुत कम, मतलब ऑड्स आपके बहुत खिलाफ है। तो आपको ये नहीं करना चाहिए, या आपको अगर करना चाहिए तो आपको एक ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आप जॉब कर रहे हैं और साइड बाय साइड ये कर रहे हैं, तब तो आपकी एक्सपर्टीज बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर आपको करना ही है तो आपको एक फर्म ज्वाइन करनी चाहिए जो कि ये काम करती है। बिल्कुल मयंक, आपने बहुत सही पॉइंट कहा, एंड ऑफ कोर्स दर्शक भी देख रहे हैं, रिटेल ट्रेडर्स भी हैं, और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो है आपने बात कही है कि अब क्या होगा एज अ रिटेल ट्रेडर, अब हम क्या करें। ये तो न्यूज़ फ्लो हो गई है, लेकिन मयंक थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला, पूरी जो जेन स्ट्रीट की मामला है वो हमें जो है संक्षेप से समझाया और एक मार्गदर्शन भी दिया रिटेल ट्रेडर्स को। धन्यवाद मयंक, आप हमारे साथ जुड़े ET नाउ स्वदेश में। लेकिन चलिए, ये एक्शन पैक वायदे बाजार का शो था जहां पे हमने टेक्निकल कॉल्स के बारे में बात की और एक एक्सक्लूसिव मयंक बंसल के साथ था जहां पे जेन स्ट्रीट का जो है पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा। आप एज अ रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे करंट लेवल्स पे, उस पर भी जो है हम कोशिश जारी रखेंगे कि किस तरह आपके कमाई के मौके आए और हमारे टेक्निकल गेस्ट भी जुड़े। लेकिन अभी मुझे इजाज़त दे, धन्यवाद।